ये कहानी है कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके की, बल्कि कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है एक, वहीं पर कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम था इम्तियाज अहमद। उस वक्त इम्तियाज सरकारी नौकरी की तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए इधर उधर अपनी कोशिश कर रहा था और इत्तेफाक से इसी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी भी सरकारी नौकरी की तलाश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 2005 की बात है, यानी 20 साल पहले इम्तियाज और लक्ष्मी दोनों का सिलेक्शन हो जाता है स्कूल टीचर के तौर पर। एक टीचर के तौर पर दोनों की नौकरी लग जाती है और इत्तेफाक ये दोनों इससे पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, दोनों की नौकरी एक ही स्कूल में। अब इम्तियाज भी उसी स्कूल में टीचर जिस स्कूल में लक्ष्मी टीचर बनकर आई थी और इम्तियाज भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा, लक्ष्मी भी ठीक ठाक पढ़ी लिखी। अब दोनों टीचर की नौकरी कर रहे हैं एक ही स्कूल में, डेली मिलना मिलाना बातचीत। कुछ वक्त बाद ही दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर दोनों में प्यार हो गया। अगले 6 साल तक दोनों का ये रिलेशनशिप चलता रहा, इम्तियाज और लक्ष्मी का। 6 साल बाद दोनों ने अब तय किया कि हम शादी करेंगे, लेकिन दीवार मजहब की थी, धर्म की, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से थे इम्तियाज और लक्ष्मी। दोनों को पता था घर वाले कभी राजी नहीं होंगे, लेकिन दोनों तय कर चुके थे कि शादी तो करेंगे। आखिरकार 2011 में दोनों ने अपने रिश्तों को एक नाम दिया और कोर्ट में शादी कर ली। घर वालों को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था घर वालों को बताएंगे तो कभी वो इसके लिए राजी नहीं होंगे। खैर, दोनों ने जब शादी कर ली, कुछ वक्त बाद घर वालों को पता चला। अब चूंकि इम्तियाज और लक्ष्मी दोनों ऐसे, इनकी एक इमेज बनी हुई थी दोनों ही परिवार में कि दोनों पढ़ने लिखने वाले, हर वक्त पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी भी टीचर वाली, तो दोनों बिगड़े हुए नहीं हैं, समझदार हैं, बालिग हैं और अपना अच्छा बुरा सोचते हैं। परिवार भी पढ़ा लिखा था दोनों का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया नहीं। जब शादी की बात पता चली, उन्होंने इन दोनों के रिश्तों को कबूल कर लिया। लक्ष्मी के घर वालों ने भी और इम्तियाज के घर वालों ने भी। अब जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, दोनों अब पति पत्नी बन चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीता, फिर इन दोनों को एक बेटा हुआ। अब भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी शादी के करीब 3 साल बाद 2014 लक्ष्मी की मां बीमार रहने लगी और लक्ष्मी की मां की देखभाल के लिए घर में कोई महिला थी नहीं। लक्ष्मी अपनी मां से बहुत प्यार करती थी और जब उसने शादी की, काफ़ी वक्त तक अलग रही, तो मां और बेटी के प्यार और मजबूत हुआ, बढ़ा। तो अब मां रहती थी भद्रावती में और लक्ष्मी थी कलबुर्गी में। तो मां जब ज़्यादा बीमार हुई, लक्ष्मी को पता चला, तो लक्ष्मी मिलने गई अपनी मां से। फिर उसने मां की हालत देखी। मां ने उससे कहा, बेटा अगर ये पॉसिबल हो तो तुम अपनी नौकरी ट्रांसफ़र करा लो और इसी भद्रावती डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, तो कम से कम ये होगा कि तुम मेरे पास रहोगी, मेरी देखभाल हो जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, तो ये भी है कि घर में जब तुम स्कूल जाओगी बच्चे को मैं देख लूँगी। लक्ष्मी को भी लगा कि माँ की इस वक्त माँ को ज़रूरत है उसकी। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। इसके बाद वो वापस आती है, अपने पति इम्तियाज से इस बारे में बात करती है। इम्तियाज कहता है कि बिल्कुल, एक माँ की सेवा सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो तुम एक काम करो, ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे दो। लक्ष्मी कहती है, मैं तो दे दूँगी, लेकिन फिर आप भी दीजिए, क्योंकि मैं अलग आप अलग तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम दोनों एक ही जगह पर ट्रांसफ़र ले लें। इम्तियाज ने भी कहा, यह अच्छी बात है। अब दोनों पति पत्नी ने एक साथ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद लक्ष्मी का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और उसे भद्रावती जगह पर एक सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई। क्योंकि उसने जो एप्लीकेशन में लिखा था कि माँ बीमार है और इस वक्त ज़रूरत है, एक बेटी होने के नाते उसका फ़र्ज़ है, तो उसके इस रीज़न को बहुत सीरियसली लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने उसके एप्लीकेशन को अप्रूव करते हुए उसका तबादला कर दिया उस जगह पर जहाँ उसकी माँ रहती थी, जो बीमार थी। अब लक्ष्मी अपने बेटे के साथ अपनी माँ के पास आ गई। इधर इम्तियाज का एप्लीकेशन अभी पेंडिंग था, तो वो अब भी कलबुर्गी ज़िला में रह रहा है और वहीं स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन हर वीकेंड पर, छुट्टी पर, वो सैटरडे को पहुंच जाता अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास, फिर संडे तक रहता और मंडे की सुबह सुबह निकल आता या कई बार संडे को निकल आता। तो आना जाना लगा रहा हर वीकेंड पे और लक्ष्मी अब अपनी माँ की देखभाल में लगी रही। धीरे धीरे वक्त बीता, अब तक सब कुछ ठीक था। 2 साल बीत गए। 2 साल से लक्ष्मी अपनी माँ के पास थी। माँ की तबीयत भी अब ठीक हो रही थी, ट्रांसफ़र हो चुका था। अब ये तय हुआ था कि 2 साल बाद
जब भी इम्तियाज़ का ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर दोनों यहीं रहेंगे, माँ भी यहीं। इम्तियाज़ भी इस बात के लिए तैयार था। 2014 के बाद 2016 आ गया और एक रोज़ इम्तियाज़ को खबर मिली कि उसका भी ट्रांसफ़र लेटर एक्सेप्ट हो गया और अब वो भी भद्रावती जा सकता है अपनी वाइफ के पास। और अब ये हर वीकेंड पे आना जाना ट्रैवल बंद। तो इम्तियाज़ भी बहुत खुश, उसने लक्ष्मी को ये खबर सुनाई। अब खुशी खुशी इम्तियाज़ ने भद्रावती से अपना सामान समेटा। नेक्स्ट वीक उसकी ज्वाइनिंग थी 2016 में और अब वो भद्रावती स्कूल में ट्रांसफ़र लेटर लेकर पहुंच गया। वहां पहुंचता है, लेकिन एक बात से अनजान था। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। इन 2 सालों में लक्ष्मी बदल चुकी थी। इन 2 सालों में उसका बिहेवियर बदल चुका था। इन 2 सालों में इम्तियाज़ को लेकर उसका प्यार बदल चुका था और इस बदलाव की वजह थी बचपन की एक दोस्ती। लक्ष्मी भद्रावती में जहाँ रहती थी वहीं पड़ोस में एक कृष्णमूर्ति नाम का लड़का रहा करता था। दोनों ने साथ स्कूलिंग की, फिर कॉलेज की, दोनों में अच्छी दोस्ती थी और शायद प्यार भी था, लेकिन इस प्यार का कभी इजहार नहीं हुआ। इस दौरान में लक्ष्मी जब इस स्कूल में उसकी नई नौकरी लगी और वो कलबुर्गी पहुंचती है तो वहाँ मुलाकात इम्तियाज़ से होती है। दोनों साथ थे। कुछ वक्त के बाद ही दोनों की केमिस्ट्री मिलती है, एक दूसरे से इजहार करते हैं और फिर प्यार और फिर शादी हो जाती है। तो लक्ष्मी अब कृष्णमूर्ति को भूल चुकी थी, उसकी ज़िंदगी में अब इम्तियाज़ था। लेकिन माँ की बीमारी के बाद माँ की देखभाल के लिए जब उसने वापस ट्रांसफ़र लिया 2014 में और अपने माँ के पास वापस आई भद्रावती, तो पड़ोस में कृष्णमूर्ति उसे फिर दिखा। पति का ट्रांसफ़र हुआ नहीं, वो अलग है। लक्ष्मी यहाँ अलग है अपने बेटे के साथ और माँ के साथ। बचपन की दोस्ती ने रंग दिखाना शुरू किया। शादी के बाद अब लक्ष्मी को कृष्णमूर्ति से जो दोस्ती थी वो प्यार के इजहार में बदल गया। कृष्णमूर्ति ने भी उससे इजहार किया और लक्ष्मी ने भी कर दिया। अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और ओपनली इजहार कर एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये बात अब तक ज़माने से छुपी हुई थी। वजह ये थी कि इम्तियाज़ दूर था वहाँ, हफ्ते में 2 दिन के लिए आता और जब वो आता कई बार कृष्णमूर्ति मिलता तो लक्ष्मी उससे यही बताती कि हमारे पड़ोसी हमारे कज़न भाई जैसा है। कभी इम्तियाज़ ने शक नहीं किया। लेकिन अब 2016 में इम्तियाज़ परमानेंटली आ चुका था। अब परमानेंटली आने का मतलब है दोनों पति पत्नी का स्कूल जाना, फिर साथ आना, फिर घर का रूटीन एक। अब बंदिश ये थी कि लक्ष्मी कृष्णमूर्ति से खुलकर मिल नहीं सकती थी क्योंकि पति घर लौट आया था। अब दिक्कत होने लगी, लेकिन फिर भी दोनों मिलते और इत्तेफाक से ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। इम्तियाज़ के कानों तक इनके रिश्ते की बात पहुंची। जब बात पहुंची तो फिर इम्तियाज़ ने अपनी सास से बात की, फिर कृष्णमूर्ति से बात की, फिर कृष्णमूर्ति के घर वालों और कृष्णमूर्ति से कहा कि देखो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद मत करो और अब हमारे परिवार से दूर रहना और दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देना। अब ये बात लक्ष्मी को भी समझाई गई, लेकिन इस बात को लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने किसी और तरह से लिया। उन्हें लगा कि अब उनके मेलजोल में, उनके मेल मिलाप में, मिलने जुलने पर ये एक दीवार आ गई है, एक रोक टोक शुरू हो गया और ये बंदिश और ये बंधन उन्हें कबूल नहीं था। फिर क्या करें? अब दोनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके मिलने पर कभी कोई रोड़ा ना रहे। 2016 में ट्रांसफर होकर आया था इम्तियाज़ और वो मार्च का महीना था। अब उसको आए हुए करीब 4 महीने हो चुके थे। जुलाई का महीना हो चुका था। जुलाई के महीने में कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी ने मिलकर एक आखिरी फैसला लिया। फैसला ये कि जब तक इम्तियाज़ जिंदा है तब तक उनके खुलकर मिलने पर बंदिशें लगी रहेंगी। तो अगर इम्तियाज़ को मार देते हैं तो फिर वो दोनों हमेशा के लिए आज़ाद हैं, कोई नहीं टोकेगा। माँ घर पर है, बीमार रहती है, उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा कुछ पता भी नहीं चलेगा। बेटा छोटा है, ना समझ है, उसे रिश्तों के बारे में जानकारी ही नहीं। तो कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी ने फाइनल फैसला किया कि वो इम्तियाज़ को रास्ते से हटाएंगे। लेकिन कैसे? अब इसके ऊपर भी उन्होंने सोचना शुरू किया हर तरीके से। फिर आखिर में यह फैसला लिया कि इम्तियाज़ को रात के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी जाएगी। जब वो बेहोश हो जाएगा तो लक्ष्मी उसे मैसेज करेगी, कृष्णमूर्ति घर आएगा और फिर वो उसे मार डालेगा। 7 जुलाई 2016
यही वो तारीख थी, 7 जुलाई 2016। इम्तियाज़ घर लौटा और रात का खाना खाया, खाना खाकर सो गया, लेकिन इस बात से बेखबर कि जो खाना उसने थोड़ी देर पहले खाया है उसमें बेहोशी की दवा मिली थी। अब वो गया नींद में, लेकिन था बेहोश। जैसे ही लक्ष्मी को यकीन हो गया कि अब इम्तियाज़ बेहोश है, उसने फौरन कृष्णमूर्ति को मैसेज किया। कृष्णमूर्ति मैसेज सुनते ही घर पहुंचता है। रात का वक्त था। वो अपने साथ एक लोहे का रॉड और एक हथौड़ा लेकर आता है, हैमर। लक्ष्मी उसे इशारा करती उस कमरे में ले जाती है जहां इम्तियाज़ सो रहा था। इसके बाद लक्ष्मी की मौजूदगी में कृष्णमूर्ति सोए हुए या बेहोश इम्तियाज़ के सर पर हथौड़े से वार करता है। कई वार करता है और जब यकीन हो जाता है कि अब इम्तियाज़ मर चुका है, तब फिर यह हमला रुकता है। थोड़ी देर तक अब वो इंतज़ार करते हैं। सांसें रुक चुकी थी, धड़कन अब चल नहीं रही थी, इम्तियाज़ मर चुका था। इसके बाद वो एक बेडशीट में इम्तियाज़ की लाश को लपेटते हैं, बाकी बिस्तर साफ करते हैं, खून साफ करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कृष्णमूर्ति अपने कज़न को फ़ोन करता है। कज़न अपनी एक कार लेकर लक्ष्मी के घर के बाहर आती है। अब कृष्णमूर्ति, उसका कज़न और लक्ष्मी तीनों मिलकर उस चादर में लिपटी हुई लाश को उस गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद वो उसे भद्रा नदी में ले जाकर रात के अंधेरे में फेंक देते हैं। इसके बाद कृष्णमूर्ति अपने घर, उसका कज़न अपने घर और लक्ष्मी उसी घर में वापस आती है और अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि अभी अभी उसने अपने पति को अपने हाथों से मारा है, अपने आशिक के साथ मिलकर। अब एक डर भी सता रहा है कि आगे क्या होगा, कहीं पुलिस को पता चल गया तो, कहीं पकड़ी गई तो। अब ऐसे सारे सवाल उसके मन में कौंध रहे हैं। और ये भी क्योंकि वो पढ़े लिखे टीचर कि कहते हैं कि कोई ना कोई मुजरिम सुराग छोड़ जाता है, तो उसने कोई ऐसा सुराग छोड़ा, क्या किया। सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है। लक्ष्मी को नींद नहीं आती। सुबह हो गई। अब वो कंफ्यूज भी है और डरी हुई भी है। इस दौरान में सुबह होने के बाद वो कृष्णमूर्ति से सिर्फ व्हाट्सएप पे फिर चैट करती है और अपने डर का इजहार भी करती है। कृष्णमूर्ति उसे समझाता है, तुम बस खामोश रहो और नॉर्मल रहो। अभी तो ये पता ही नहीं है कि इम्तियाज़ कहाँ है, क्योंकि बॉडी तो हमने नदी में बहा दी है, तो लाश के कोई सबूत भी नहीं है। तो अभी ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह है कि इम्तियाज़ कहीं चला गया। लक्ष्मी को दिलासा देता है, लेकिन लक्ष्मी नॉर्मल नहीं होती। मन में डर था, एक कत्ल किया, वो भी पति का, और पकड़े जाने का अब डर सता रहा है। तभी उसने एक काम किया बिना कृष्णमूर्ति से पूछे हुए। उसने कहा, अगर मैं इम्तियाज़ के भाई को फ़ोन कर ये बता दूं और एक कहानी सुनाऊं कि तुम्हारा भाई इम्तियाज़ शादी के बाद मुझे बहुत टॉर्चर करता था, मुझे मारता पीटता था, किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर था और इतना ज़्यादा जुल्म ढाता था कि अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन अब मेरे पास एक बेटा है, इम्तियाज़ की निशानी है। अगर मैं पकड़ी गई, मैं जेल चली गई, तो फिर बेटे का क्या होगा, इम्तियाज़ की निशानी का क्या होगा। क्या पता इम्तियाज़ का भाई ये सुनकर उसका साथ दे। और एक बार इम्तियाज़ के भाई ने साथ दे दिया तो फिर पुलिस नाम की कोई चीज़ है नहीं। कई बार सोचा कृष्णमूर्ति को यह आइडिया दूं, फिर हिम्मत नहीं की कि शायद वो मना कर देगा। और आखिरकार फिर लक्ष्मी ने तय कर लिया कि वो इस कत्ल का सच इम्तियाज़ के भाई को बताएगी और इसके बताने से वो बच जाएगी। उसने सीधे इम्तियाज़ के भाई को फ़ोन मिलाया। उसने कहा कि शादी के बाद कुछ वक्त तक तो ठीक था, लेकिन फिर जब हम कलबुर्गी ज़िला में थे स्कूल में, तब इम्तियाज़ ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका बिहेवियर बदल गया, उसका प्यार बदल गया। छोटी छोटी बातों पर, गलतियों पर डांटता, मारता, पीटता। फिर उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई, उसकी वजह से वो और मुझे ज़्यादा टॉर्चर करता। मैं तंग आ गई थी, कई बार सोचा जान दे दूँ, लेकिन फिर बेटा था। और फिर अभी हुआ ये कि उसने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि गुस्से में मेरे हाथों उसका कत्ल हो गया। अब अगर मैं ये पुलिस को बताती हूँ तो मेरे बेटे का क्या होगा। बाप तो अब रहा नहीं है और मैं खुद जेल चली जाऊंगी, उसकी परवरिश कौन करेगा, माँ बीमार है। तो इसीलिए आपको फ़ोन किया है कि आप मेरा साथ दीजिए ताकि पुलिस तक ये बात ना पहुँचे। और अगर मैं सही नहीं होती तो ये बात आपको बताती ही नहीं, लेकिन मैं कबूल कर रही हूँ, मैं इकरार जुर्म कर रही हूँ कि मैंने ही इम्तियाज़ को मारा है। लेकिन हालात जुदा थे, क्योंकि वो मुझे बहुत मारता पीटता था, मेरे बर्दाश्त से बाहर की चीज़ थी। अब उसने ये पूरी कहानी तो सुना दी इस भरोसे पर कि इस सच को बताने से वो खुद बच जाएगी, और यही उसकी सोच थी। लेकिन जिस शख्स को उसने बताया उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था।
जब लक्ष्मी ने यह कहानी सुनाने के बाद फ़ोन रखा तो उसका भाई घबरा गया। उसने कहा कि इम्तियाज़ किसी पर हाथ उठाए तो हम सोच भी नहीं सकते, बचपन से जानते हैं, वो बिल्कुल सीधा साधा, कभी हिंसक नहीं हुआ, कभी गुस्से में नहीं, और फिर इतने वक्त के बाद भी जब घर आना जाना हुआ तो कभी लक्ष्मी की माँ ने भी इम्तियाज़ की बुराई नहीं की, सभी लोग तारीफ करते थे। तो उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब इस गड़बड़ या इस जो भी झूठ है इसका कैसे पर्दाफाश किया जाए। फिर उसने तय किया कि वो ये बात छुपाएगा नहीं, वो पुलिस को बताएगा। अब इम्तियाज़ का भाई पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब ये याद रखिए कि इम्तियाज़ जिंदा है, मर गया है, कहाँ है, गायब है, नहीं है, अभी किसी को पता नहीं है। वो अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचता है इम्तियाज़ का भाई और कहता है मेरे पास मेरी भाभी का एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इम्तियाज़ मुझे बहुत मारता था और अपने आप को बचाने के लिए मैंने इम्तियाज़ का कत्ल कर दिया और आप किसी को बताना मत वरना मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस भी हैरान। अब एक शख्स कत्ल की बात पुलिस के पास लेकर पहुंचा है और यहाँ पुलिस इस उलझन में है कि उस शख्स की ना गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट है, मर्डर की बात ही तो दूर है। मतलब अभी इम्तियाज़ जिंदा है कि नहीं है यही पता नहीं, और वो कत्ल की बात कर रहा है कि उसकी भाभी ने किया है। फिर भी मामला सीरियस था तो पुलिस ने कहा चलो तफ्तीश करते हैं। पुलिस ने खामोशी से तफ्तीश करनी शुरू की तो पता किया कि हाँ 8 जुलाई को किसी ने इम्तियाज़ को नहीं देखा, 7 जुलाई को आखिरी बार देखा था जब वो घर आया। अब पुलिस आसपास के लोगों से जब पूछताछ करके तसल्ली हो चुकी कि इम्तियाज़ 24 घंटे से नहीं दिखा है तो फिर पुलिस घर जाती है, लक्ष्मी की माँ से पूछताछ करती है आपका दामाद कहाँ है। उसकी माँ भी हैरानी जताती है, कहती है कल तो था लेकिन शाम रात तक था जब वो सोने गया, लेकिन सुबह से मुझे दिखाई नहीं दिया और ऐसा होता नहीं क्योंकि वो घर से जाता है तो बाकायदा मिलकर दुआ सलाम करके जाता है, पर आज ऐसा हुआ नहीं। अब पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने अब लक्ष्मी से पूछताछ शुरू की। लक्ष्मी ने कहा कि वो रात यहीं थे, सुबह निकले, उसके बाद से पता नहीं। अब पुलिस के पास कोई प्रूफ भी नहीं क्योंकि एक भाई से बयान दे रहा है। अब रिश्तों में भी दरार की वजह से लोग किसी को फंसा सकते हैं। पुलिस ने बड़ी खामोशी से अब लक्ष्मी का नंबर लिया और कहा कि अब ज़रूरत होगी तो आपको पूछताछ के लिए बुलाएंगे और अगर आ जाए आपका पति इम्तियाज़ तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। तो आप अपना नंबर दे दीजिए। पुलिस ने लक्ष्मी का नंबर लिया और उस लक्ष्मी के नंबर का आप CDR निकाला, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इसके बाद सारी डिटेल को देखने के बाद पुलिस फिर पहुंची, लक्ष्मी से उसका फ़ोन लिया। उस फ़ोन में बहुत सारे व्हाट्सएप चैट थे जो डिलीट हो चुके थे, लेकिन फिर भी उस फ़ोन के ज़रिए पुलिस को कृष्णमूर्ति के बारे में जानकारी मिली क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल चैट। और जो सबसे अजीब चीज़ थी कि 7 और 8 जुलाई की लेट नाइट तक 3-4 बजे तक दोनों में बातचीत भी हो रही है। तो जिस दिन से गायब उस दिन तक लेट चैट और बात पुलिस के कान खड़े हो चुके थे। अब पुलिस ने कृष्णमूर्ति को उठाया, उससे पूछताछ की, फिर दोनों को आमने सामने बिठाया, फिर पूछताछ की। अब इस पूछताछ के बाद दोनों के पास कोई रास्ता बचा नहीं था। दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने ही इम्तियाज़ को मारा और उसकी वजह ये थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इम्तियाज़ इनके प्यार के बीच में एक रुकावट था। फिर उन्होंने बताया कि हमने लाश भद्रावती नदी में फेंक दी। अब पुलिस की टीम जो है तैराकों का इंतज़ाम करती है। इसके बाद भद्रा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और 9 जुलाई 2016 यानी मर्डर के दूसरे दिन तीसरे दिन हो गया। आखिरकार लंबी तलाश के बाद भद्रा नदी से इम्तियाज़ की लाश बरामद हो जाती है। लाश बरामद होने के बाद अब केस खुल चुका था। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता, उसमें मौत की वजह पता चल गई। दोनों के इकरार जुर्म उनके सामने थे। मोबाइल बहुत सारे खुलासे पहले ही कर चुके थे। बहुत सारे फिर विटनेस आए जो इनके रिश्तों के बारे में भी बता गए और आखिरकार फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। वो हथियार भी इन्होंने बरामद कर लिया जिससे इन्होंने मारा था। अब ये मामला पहुंचा कोर्ट में और आखिरकार कोर्ट ने अभी बल्कि लास्ट ईयर 23 अगस्त 2023 बल्कि मतलब करीब 7 साल के बाद अपना फैसला सुनाया। जो जज थी इंदिरा मैलस्वामी चेटियार, उन्होंने अपने फैसले में 2 लाइन बहुत ही अहम लिखी। उन्होंने कहा एक टीचर से ये समाज ये उम्मीद करता है कि वो आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाए, एक नया भविष्य दिखाए, एक नया देश उन्हीं बच्चों से बनता है।
लेकिन अगर टीचर ही इस तरह की क्राइम करें तो फिर भविष्य की पीढ़ी पर क्या असर होगा। इसीलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसीलिए लक्ष्मी को और उसके साथ इस कत्ल को अंजाम देने वाले कृष्णमूर्ति को सजाए मौत दी जाती है, जबकि जो कजन जिसने अपनी गाड़ी में लाश निपटाने में मदद की थी उसे 7 साल की सजा। तो फिलहाल लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति मौत की सजा पाए हुए हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने इस फैसले को चुनौती दे रखी है। हाई कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन इस केस में जब भी कोई अपडेट आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस कहानी से नसीहत यह है कि एक कातिल ने एक अलग और नायाब रास्ता चुना कि शायद बच जाओ, कि हर कातिल झूठ बोलता है, चलो मैं सच बोल दूं, लेकिन ये सच भी काम नहीं आया और कातिल को उसके किए की सज़ा मिल गई। तो ये थी आज की कहानी।